नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना बड़ा शराब घोटाला करने वाली कांग्रेसी शराब पर बोलने की हिम्मत कैसे करती है। नेताओं को बोलने की हिम्मत कैसे होती है। सबसे बड़ा आबकारी विभाग में घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ, आबकारी मंत्री भी जेल में है, उसके साथ जो बीच के बिचौलिए थे और अधिकारी थे सारे जेल की हवा खा रहे हैं, जमानत तक नहीं हो रही है। टैक्स को शराब में कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिया था, बढ़ा के जनता से टैक्स लूटा और अपने जेब भरे। अब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने टैक्स को कम किया है, छत्तीसगढ़ महतारी के खजाने में वो टैक्स आ रहा है और यहाँ के किसान भाई, महतारी और नौजवानों के वो पैसा काम आएगा। रही अनाज की बात, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 रुपए 2 रुपए किलो में चाउर उपलब्ध कराया था और कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें भी 500 करोड़ का घोटाला कर दिया। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया कि हाँ, चावल में घोटाला हुआ है। तो कांग्रेसी घोटाला करते थे आए बाएं और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार उन्हें पकड़ रही है साए साए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नक्सलियों के खात्मे से कांग्रेसियों में भारी घबराहट है। कांग्रेस नेता रोज बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं। 2026 माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी का एक लक्ष्य इस देश को नक्सल मुक्त करना है और उस दिशा में लगातार जिस तरीके से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और नक्सली मारे जा रहे हैं, इससे आम जनता में और देश की जनता में, छत्तीसगढ़ की जनता में उत्साह है। लेकिन कांग्रेसी आज सवाल करते हैं 15 वर्षों में क्या किया। मुझे लगता है कि नक्सलियों का जो समापन हो रहा है और नक्सली जो मारे जा रहे हैं, इन कांग्रेसियों को अपनी दुकानदारी बंद हो रही है, इसलिए उनको दस्त आ रहे हैं। कांग्रेस में घबराहट है। आखिर किन मुद्दों को लेकर राजनीति करेंगे। वो नक्सलियों पर राजनीति करते थे, नक्सलियों को संरक्षण देते थे, लेकिन अब नक्सली नेस्तनाबूद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस में घबराहट है। एक छात्र की मौत ने शैक्षिक संस्थान में तूफान ला दिया है। जिस अधीक्षक को 250 छात्रों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहा है। बीजापुर के एक शैक्षणिक संस्थान में एक छात्र 4 दिनों तक दस्त और बुखार से जूझता रहा, लेकिन वहां पर उसका इलाज नहीं कराया गया और न ही उसकी देखभाल की गई, जिसके बाद छात्र की मौत हो गई है। सर, उसको हल्का सा बुखार था सर, तो टेस्ट वगैरह किए थे, अपने यहाँ किट ला करते हैं। टेस्ट कहाँ किए थे? वो यहीं पे सर। किट से किए? जी, किट से। वो कुछ नहीं निकला तो उसको टेबलेट देते सर। अच्छा। तो अस्पताल नहीं लेके गए थे? अस्पताल ले जाने वाले थे सर। वो दूसरे दिन ना परीक्षा था, हम लोग चरमांगी में गया थे लोग, कुछ सर लोग क्लास में थे, तो उनकी मम्मी आई है दूसरे दिन सवेरे, वो लेके चल दिए सर। वो बगैर बताए ले गए सर, देखने के लिए बताए ले गए। जी। अच्छा, ये बताइए, उनके माता पिता को कैसा पता चला कि बच्चा बीमार है बोल के आ गए, दौड़ के आ गए? पता नहीं सर, बताए हम लोग। आज सुबह मैंने एक समाचार के माध्यम से एक न्यूज देखा है, जिसके तहत मैं आज वो फोटा केबिन दुगेगुड़ा में अध्ययनरत नीतीश दुर्वा नामक छात्र है, जिसकी मृत्यु हो गई। मैं संबंधित परिजनों से सुबह फोन के माध्यम से चर्चा किया गया है। उनके परिजनों ने कहा कि उनका पुत्र काफी लंबे समय से फोटा केबिन में बीमार था, किंतु वहां के जो अधीक्षक, जो बोर्ड के भास्कर के द्वारा उनका किसी प्रकार का देख रेख और उपचार नहीं किया गया है और उसका बीमारी ज्यादा होने की वजह से वो किन्हीं वृत्ति के माध्यम से उन्हें सूचना देकर परिजनों को बुलाकर उस छात्र को घर ले गया। घर ले जाने के एक दिन पश्चात ही उसका मृत्यु हो गया है, ऐसा परिजनों का आरोप है। मृत्यु में पूरा अधीक्षक का लापरवाही मानते हुए मैं आरोप लगाता हूं। ऐसे जो लापरवाही अधीक्षक के खिलाफ मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि उचित कठोर कार्रवाई किया जाए। मैंने भी वहां के जो संबंधित कर्मचारी और कुछ छात्र छात्राओं से
बात किया है। उन्होंने बताने से कुछ कर्मचारी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी में बात निकल के आ रहा है कुछ छात्रों के द्वारा कि शनिवार और रविवार को ही यहाँ पर संबंधित अधीक्षक आकर यहाँ पर सोते हैं, बाकी दिनों में वो वहां पर नहीं आते हैं। मैंने भी अधीक्षक से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जब छात्र फोटो केबिन से चले गए, कहीं न कहीं अधीक्षक का ही लापरवाही मैं मानता हूँ। बेटा आप लोग जैसे इलाज कराने लेके गए थे, कौन सर लेके गए थे? जी मिक्सचर सर लेके गए थे। जी। तो अधीक्षक सर कहाँ थे? जी वो सब घर गए। अधीक्षक सर घर में थे? जी। अच्छा, अधीक्षक सर कितना दिन यहाँ सोते हैं आप यहाँ फोटा के? सोते सर डेली। कब सोते हैं? संडे को सोते हैं? जी। बाकी दिन नहीं सोते? सोते सर। तो कौन सा दिन सोते हैं? जी सोमवार के या तो संडे सोते। अच्छा, बाकी दिन घर में रहते हैं? जी। फिर दिन में आते सर। दिन में आते हैं लेकिन रात को नहीं आते ना? आते। सही बताओ, दिन में आते हैं या रात में आते हैं? दिन में भी आते, रात में। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तीसरी पढ़ते हो? जी। अच्छा, वो नीतीश दुर्गा को जानते हो? जी। वो आपके साथ पढ़ता था? जी। अच्छा, क्या हुआ था उसको? बुखार था सर और पेट दर्द। बुखार था और पेट दर्द था? जी। अच्छा, अस्पताल लेके गए थे? लेके गए। हाँ, दवाई वही दिए? जी। कितना दिन में उसको बुखार था? 4 दिन। 4 दिन था? जी। 4 दिन तक ये आश्रम में था? जी। रामनवमी में भी समाज द्वारा मंदिर से लेकर पूरे शहर में निकलने वाले शोभा यात्रा में सामूहिक रूप से शामिल होकर रामनवमी को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस दौरान समाज के सदस्यों द्वारा शहरवासियों को भी सभी कार्यक्रमों में उपस्थित होकर आशीर्वाद अपील की गई है। आयोजन के संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज द्वारा कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य रूप से 3 अप्रैल को मंदिर प्रांगण में अखंड रामायण का आयोजन किया जाना है। बोले रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की। समस्त हिंदू परिवार को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं मिथिला समाज की ओर से। और 4 तारीख को वार्षिक उत्सव है मंदिर का, 3 से अखंड रामायण चालू है। हम सारे शहर को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हो और भंडारा के रूप में प्रसाद है, यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करें। पूरे परिवार के साथ आएंगे, पूरे शहरवासी, काफी खुशी होगी, हमारा समाज गर्वान्वित महसूस करेगा और बजरंगबली के द्वार में आके सभी आशीर्वाद लें, ऐसा पूरे शहरवासियों से हमारी विनती है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विमर्श स्वदेश पत्रिका पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। तो सीधा माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज स्वदेश समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित आज के विमर्श कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, हम लोगों के मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत आदरणीय सरकारवाह श्री रामदत्त चक्रधर जी, मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी, स्वदेश के प्रबंध संचालक आदरणीय श्री हर्षवर्धन जैन जी, समूह संपादक स्वदेश के श्री अतुल तारे जी, स्वदेश
परिवार के सभी पदाधिकारीगण और इस अवसर पर बहुत महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे संगठन महामंत्री पवन साई जी, हमारे वरिष्ठजन और सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा स्वदेश समाचार पत्र समूह का कि आज के इस गरिमामय अवसर में हम लोगों को बुलाए, हम लोग का सम्मान किए। आज हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय रामदत्त चक्रधर जी का विचार हम लोगों को सुनने को मिलेगा। आज का जो विषय है, समय है मन की अयोध्या को सजाने का, उस विषय पर उनका उद्बोधन सुनने को मिलेगा। मैं तो सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि स्वदेश समाचार पत्र आज नए कलेवर में एक पुस्तक का विमोचन भी होना है और ये समय है मन की अयोध्या को सजाने का, इस पर विमर्श का कार्यक्रम भी रखा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्वदेश समाचार पत्र समूह का बहुत बहुत आभारी हूं और स्वदेश समाचार पत्र समूह का इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है। देश के आजादी के तुरंत बाद 1948 में अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के परिकल्पना से इस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ और जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वयं में साहित्यकार भी थे, कवि भी थे, अच्छे वक्ता भी थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी इसके संपादक रहे। तो इतना समृद्धशाली इस समाचार पत्र का इतिहास रहा है और हमेशा खाली समाज तक समाचार पहुंचाने का काम नहीं किया है बल्कि भारतीयता की भावना को भी समाज तक पहुंचाने का काम ये स्वदेश समाचार पत्र किया है। और जिस तरह से सबको मालूम है कि 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ और उस समय आपातकाल की विभीषिका से ये समाचार पत्र भी अछूता नहीं रहा। उस समय समाचार पत्र समूह के सभी संपादक, प्रधान संपादक, इतना तक कि उनके चपरासी तक को भी मीसा के तहत अंदर कर दिया गया। फिर भी ये समाचार पत्र स्वदेश अडिग रहा और आज भी भारतीयता की भावना को समाज तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, हमारे लाखों लोग जेल में भरे गए थे और हमारे यहाँ पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, जो जितने मिसाबंदी थे, कितनों का परिवार उजड़ गया, उनके बच्चे बेरोजगार जैसे हो गए। हम कई ऐसे परिवार के बीच में रहते थे तो बच्चे उनके अभिभावकों को गाली देते थे, काहे कि 19 महीना तक जेल काटे, कई लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई, तो उनको सम्मान देने के हिसाब से सम्मान निधि
आदरणीय डॉक्टर साहब ने शुरू किया था, जिसको 15 वर्षों तक देने के बाद पिछले समय एक सरकार आई तो बंद कर दी थी। अभी फिर से हम लोग सरकार में आए हैं तो फिर से उसको चालू किए हैं, सम्मान निधि देने का काम। और उतना ही नहीं बल्कि 5 साल जब उनको सम्मान निधि नहीं मिला तो 5 साल का भी इकट्ठे उनको सम्मान निधि देने का काम किए हैं। और एक चीज और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब हम उसको विधानसभा में एक्ट के रूप में भी पारित कर दिए हैं। अब आगे कोई भी सरकार आएगी तो उसको बदल नहीं पाएगी। अब हमेशा हमारे ऐसे जो निशाबंदी पीड़ित परिवार है उनको सम्मान निधि मिलता रहेगा। और जहां तक आज का विमर्श का विषय है, समय है मन की अयोध्या को सजाने का। हम लोग सौभाग्यशाली है छत्तीसगढ़ के लोग कि हमारी ये धरती माता कौशल्या की मैके है, प्रभु श्री राम हमारे भांचा हैं, ये सौभाग्य है। और आज जो हम लोग 1.25 साल से यहाँ पर मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर जनसेवा, यहाँ के गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों का लगातार विकास का काम कर रहे हैं। ये सब भगवान राम से ही हम लोग प्रभावित होकर उनके राम राज्य की कल्पना करके ही हम लोग ये आगे बढ़ पाने में सफल हो रहे हैं। राम राज का मतलब जनता का सेवा ठीक प्रकार से करना। भगवान राम से ही प्रेरणा लेके हमारी सरकार ये सब मतलब जनसेवा के दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए स्वदेश समाचार पत्र समूह का, परिवार का हमेशा हम लोगों के ऊपर में आशीर्वाद रहता है, आगे भी रहेगा। और सरकार उनके साथ में है, उनको जो भी आवश्यकता महसूस होगी उसको सरकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। हम एक बार फिर से स्वदेश समाचार पत्र समूह के आभारी हैं जो इस गरिमामय अवसर में हम लोगों को बुलाए, हम लोगों का सम्मान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने सरकार के सहयोग की बात करके स्वदेश पत्र समूह का मनोबल बढ़ाया है। आपने भारतीयता के विमर्श की बात की। मुझे याद आता है कि माणिकचंद वाजपेयी जी का एक लेख पढ़ रहा था जिसपे वो उल्लेख करते हैं कि 1960 के दशक में जब गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का संतों ने एक बड़ा आंदोलन किया, उस समय मीडिया पूरी तरह से संतों को दोषी मानकर उनको सांप्रदायिक करार देना का प्रयास कर रही थी। उस समय स्वदेश, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जैसे चंद राष्ट्रवादी विमर्श स्थापित करने वाले प्रकाशन थे जो उन संतों के साथ खड़े थे। अब मैं उद्बोधन के लिए विशेष अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष को सादर आमंत्रित करता हूं। आज का यह गरिमामय आयोजन विमर्श के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का जो यहाँ हॉल में मौजूद हैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज सौभाग्य है हम सबका कि इस आयोजन में श्री रामदत्त चक्रधर जी सह सरकारवा इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है। मैं उनका छत्तीसगढ़ के समस्त वासियों की ओर से स्वागत करता हूं। माननीय पूर्णेन्द्र सक्सेना जी, माननीय क्षेत्र संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय श्री यशवंत जैन, प्रबंध संचालक स्वदेश, श्री अतुल तारे, समूह संपादक तोपलाल वर्मा जी, प्रधान संचालक, सभी हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, आज मुझे खुशी है कि इस आयोजन में आप सबकी उपस्थिति और हम सभी राष्ट्रीय विचारधारा के प्रतिनिधि पत्र स्वदेश के इस कार्यक्रम में आप सभी से कि स्वदेश ने सदैव भारतीय मूल्यों और राष्ट्रीय पत्रकारिता को
सशक्त बनाने का काम किया। स्वदेश के छत्तीसगढ़ में प्रकाशन से प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना को नई दिशा मिलेगी। मुझे लगता है कि आप और हम सब गवाह हैं स्वदेश के 7 दशक के वो यात्रा के, जहां जितने संघर्ष झेले, जितनी परेशानियां झेली, वो दौर भी देखा स्वदेश ने जब इस देश में आपातकाल लगाया गया, वो दौर भी देखा जब प्रतिबंध लगा संघ पे, उसके बाद भी लगातार ये यात्रा जारी रही। और स्वदेश पत्रिका का आधार श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 1948 में लखनऊ में रखा था। उनकी एकात्म मानववाद दर्शन की दृष्टि से इस पत्र को भारतीय मूल्यों और विचारधाराओं का उन्होंने प्रवक्ता बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इसकी जिम्मेदारी संभाली, जिसके संपादकीय नेतृत्व में स्वदेश पत्रिका को नई पहचान दी। लखनऊ से आरंभ होकर राष्ट्रीय पत्रकारिता का यह उपक्रम संघ पर प्रतिबंध के कारण अवरुद्ध तो हुआ, मगर 1966 में पूजनीय केसी सुदर्शन जी ने इसे फिर से इंदौर में प्रारंभ किया, जिससे स्वदेश को नई गति मिली। राजमाता सिंधिया जी ने 1971 में स्वदेश को ग्वालियर से जोड़कर मध्य भारत की राष्ट्रीय विचारधारा के प्रचार का सशक्त माध्यम बनाया। 71 में राजमाता जी ने इसके प्रचार प्रसार में पूरी तन्मयता के साथ सहयोग लिया। राजमाता के आशीर्वाद से ग्वालियर स्वदेश ने आगरा, झांसी तक इस विचार यात्रा को पत्रकारिता के माध्यम से नई पहचान दी। भारत रत्न नानाजी देशमुख के आशीर्वाद से पत्रिका ने बघेलखंड में अपनी पहचान बनाई। मामा मणिकचंद वाजपेयी जी ने के संपादक में स्वदेशी पत्रिका को बौद्धिक जगत में प्रतिष्ठित करने का काम किया। इन सभी महान विभूतियों की प्रेरणा से स्वदेश केवल एक पत्रिका नहीं बल्कि राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतीक बन गया, जिसने समाज को जागरूक करने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। आज जो विषय है, जिस विषय को हम सुनने आए हैं, मन की अयोध्या, और उसके वक्ता भी हमारे बीच बैठे हैं, मुझे लगता है कि मैं शुभकामना देने आया हूं कि ये स्वदेश का जो पुनः प्रारंभ हुआ है वो छत्तीसगढ़ की आवाज बने, छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का विकास, और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ परिवर्तन हुआ है, और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 13 महीने में जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और विकास की दिशा में बस्तर से सरगुजा तक एक नई उम्मीद जागी है। और शांति के उस यात्रा में जब जिस छत्तीसगढ़ को अशांत छत्तीसगढ़ कहा जाता था, अब फिर से ढोल और मांदर के गीत वहां गूंजेंगे, फिर शांति होगी, फिर विकास होगा। उस यात्रा के प्रमुख नेतृत्वकर्ता विष्णुदेव साय जी और सरकार के मंत्रिमंडल के साथियों के लिए जो पॉजिटिव समाचार है वो जरूर स्वदेश में महत्वपूर्ण स्थान पर रहे और छत्तीसगढ़ के समाचार को देश और दुनिया में बताए। आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने स्वदेश के संघर्ष की बात की। कल अतुल तारे जी से मेरी बात हो रही थी, तो हम सब चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों ने, मैं भी स्वदेश में 6 वर्षों तक संपादक के तौर पर काम किया, तो हम अपनी अपनी बात कह रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो जगन्नाथ का रथ खींचता है, सबको लगता है कि ये मेरे कारण खींचा जा रहा है, लेकिन जगन्नाथ जी स्वयं उस रथ को खींचते हैं। स्वदेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तमाम विपरीत परिस्थिति, तमाम संघर्षों के बावजूद भी अविरल स्वदेश चलता रहा। अब मैं बड़े सम्मान के साथ मध्य क्षेत्र के संघ चालक माननीय डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद शशांक जी। आज स्वदेश के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पे आसीन हम सबके सुपरिचित माननीय रामदत्त जी, प्रदेश के। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।